हेलो नमस्कार दोस्तों, जी के डैडी में आपका स्वागत है। मैं रचित कुमार आज आपके बीच संसद भाग दो लेकर आए हैं और साथ ही साथ जितने भी इससे प्रश्न बनेंगे उसका डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रहित में है। ऑप्शन बी, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऑप्शन सी, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ऑप्शन डी, राज्य सूची में सम्मिलित विषयों के संबंध में राष्ट्र हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रहित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण या भारत के किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रहित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय हित में संसद बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है। ऑप्शन ए, इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। ऑप्शन सी, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। और ऑप्शन नंबर डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की चर्चा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां शामिल थी, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब चलिए अनुसूची की हम चर्चा करते हैं। अनुसूची 1 में राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया, यानी प्रथम में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया। अनुसूची 2 की बात करें तो अनुसूची 2 में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, 2 में विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन के बारे में चर्चा है। अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है। इन अधिकारियों की शपथ की चर्चा है। अनुसूची 4 की बात करें, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। अनुसूची 5 की बात करें तो अनुसूची 5 में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और
जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूची 6 की बात करें तो अनुसूची 6 में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अनुसूची 7 की बात करें तो अनुसूची 7 में इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां दी गई है। पहला संघ सूची इसमें दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरा राज्य सूची, इसमें दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तीसरा समवर्ती सूची इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, लेकिन जब अगर विषय समान हो तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता मिलेगी। संघ सूची की बात करें तो इसमें पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है। इसमें संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान है। 10वां अनुसूची की बात करें, 10वां अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया है। इसमें दल बदल से संबंधित चर्चा है। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में
पंचायती राज से संबंधित पंचायती राज से संबंधित विषयों का वर्णन है। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। इसमें 29 विषय दिया गया है। 12वां अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें 18 विषय दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची की बात कर रहा है। चौथी अनुसूची में इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का प्रावधान है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का अनुसूची 5 में था। भाषा 8, संघ और राज्यों की शक्तियों का विवरण 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है अनुच्छेद 89 के अनुसार। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत एवं चयनित कुल सदस्य भाग लेते हैं। शपथ की बात करें तो शपथ राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है और त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। शून्यकाल या 0 आवर भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है, जिसे 0 आवर भी कहा जाता है। यह सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है। इसमें किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह 10 बजे से पूर्व अध्यक्ष को सूचना दे देते हैं, जिसमें किसी मामले को उठाने या ना उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। वर्तमान में शून्यकाल के दौरान लोकसभा में 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है, जबकि राज्यसभा में 7 से अधिक मामले नहीं उठाए जा सकते हैं। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने के लिए कह सकता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। इसका
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्री परिषद। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय संविधान के अनुच्छेद 110 के 3 के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, किसी अनुदान के मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती हेतु, कुछ सदस्यों की हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने हेतु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है? गिलोटिन का क्या अर्थ होता है? विधायक पर बहस को यहाँ पर बहस होगा। विधेयक पर बहस को बंद कर देना, विधेयक पर बहस को जारी रखना, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार, सदन को स्थगित कर देना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन प्रस्ताव के तहत किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं होती है और सीधे उसको मतदान के लिए रखा जाता है। आमतौर पर गिलोटिन प्रस्ताव लोकसभा सत्र के अंतिम आरक्षित दिनों में देखने को मिलता है, जब सत्र के पास समय का अभाव होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें।